हमारी पृथ्वी से बहुत ही दूर हमारे सौरमंडल में सबसे जटिल यानी कॉम्प्लेक्स और रहस्यमयी एक उपग्रह शनि की परिक्रमा कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटन उपग्रह की, जिसकी खोज सबसे पहले एक डच एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट क्रिस्टियन हुगेंस ने 25 मार्च 1655 को किया था। यह उस समय शनि ग्रह के ऑर्बिट में खोजा गया अब तक का सबसे पहला मून था। टाइटन की खोज होने के लगभग 300 साल के बाद सन 1944 में डच एस्ट्रोनॉमर जेरार्ड काइपर ने इस मून के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर की खोज की, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। जब उन्होंने टाइटन से रिफ्लेक्ट होने वाले सनलाइट को स्पेक्ट्रोमीटर से पास किया, तब उन्होंने इसमें मीथेन डिटेक्ट किया, जिससे यह साफ हो गया कि शनि ग्रह के चंद्रमा के पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर मौजूद है। ये पहली बार था जब हमारे वैज्ञानिकों ने धरती से परे किसी दूसरे सोलर बॉडी में एक एक्टिव एटमॉस्फेयर की खोज की थी। बाद में जाकर स्पेस टेलीस्कोप और धरती पर मौजूद ग्राउंड बेस टेलीस्कोप ने टाइटन पर नाइट्रोजन और डेंस एटमॉस्फेयर की बात को कंफर्म किया। इस खोज ने वैज्ञानिकों के मन में शनि ग्रह के इस मून को लेकर रुचि पैदा कर दी। सभी इस मून को और भी नजदीक से देखना और इसके बारे में जानना चाहते थे। उसके बाद से वैज्ञानिक टाइटन पर कई मिशन कर चुके हैं। अभी तक कुल 4 मिशंस ने शनि ग्रह और उसके मून का करीबी से अध्ययन किया है, जिसमें पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और कैसिनी-हुगेंस मिशन शामिल हैं। और इन मिशन के दौरान जुटाई गई जानकारियों से हमें पता चला कि टाइटन का एटमॉस्फेयर लगभग पूरी तरह से नाइट्रोजन और मीथेन गैस से बना हुआ है। इसकी सतह पर तरल मीथेन के भंडार मौजूद हैं, जिससे यह देखने में हमारी पृथ्वी की तरह दिखाई पड़ता है। और इसकी सतह के नीचे पानी के विशाल भंडार मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम टाइटन के एटमॉस्फेयर, इसकी सतह पर मौजूद मीथेन के भंडार, इस पर मौजूद गर्म पानी के महासागर और यहाँ वर्षा के रूप में बरसने वाले मीथेन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइटन पर मौजूद मीथेन की इन झीलों में जीवन पनप रहा होगा या फिर भविष्य में कभी जीवन पनपेगा। दोस्तों, हैरान मत होइए, जिस प्रकार से पानी में जीवन की शुरुआत होती है, ठीक उसी प्रकार से लिक्विड मीथेन में भी जीवन की शुरुआत हो सकती है, किंतु इनमें पनपने वाले जीवों में अलग ही प्रकार की विशेषता होगी, जिसे हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह उपग्रह इस समय ठीक उसी प्रकार लग रहा है जिस प्रकार अतीत में हमारी युवा ठंडी पृथ्वी दिखती थी। यहाँ रहस्यमयी प्रकृति, इसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों को शुरुआत से ही काफी लुभाती रही है। इस उपग्रह का व्यास 3200 मील है और यह वास्तव में बुध से भी बड़ा और मंगल से केवल कुछ ही छोटा है। टाइटन उपग्रह का करीबी से अध्ययन करने वाला पहला मिशन नासा का पायनियर 11 है, जो सितंबर 1979 में शनि ग्रह के करीब से होकर गुजरा था। धरती पर मौजूद ग्राउंड बेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने टाइटन का अध्ययन किया और इसके एक्सपेक्टेड टेम्परेचर और मास को लेकर कुछ संभावनाएं जताई थी। पायनियर 11 मिशन ने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि वैज्ञानिकों के द्वारा जताई गई अधिकतर संभावनाएं सही हैं। साथ ही इस मिशन के दौरान टाइटन के साइज और इसके एटमॉस्फेयर का भी करीबी से अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के दौरान इसके एटमॉस्फेयर में अजीबोगरीब ब्लूइश हेज का पता चला। टाइटन के फैले हुए एक्सटेंडेड एटमॉस्फेयर की वजह से वैज्ञानिकों को लगता था कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, जो कि बाद में जाकर पूरी तरह से गलत साबित हुआ। पायनियर 11 मिशन के बाद 1980 और 1981 में नासा के ही वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशंस ने शनि ग्रह के फ्लाईबाय को अंजाम दिया। टाइटन के बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर और वहां खोजी गई मीथेन की वजह से वैज्ञानिकों का मानना था कि टाइटन के सरफेस में लिक्विड हाइड्रोकार्बन के लेक और महासागर मौजूद हो सकते हैं। पर अपने फ्लाईबाय के दौरान वॉयेजर मिशन के कैमरे टाइटन के बहुत ही डेंस और हेज एटमॉस्फेयर को भीदकर इसके सरफेस की तस्वीर ले पाने में नाकाम रहे। यह मिशन केवल इसके एटमॉस्फेयर और लेयर की तस्वीर ले पाए, जिसमें टाइटन एक फीचरलेस ऑरेंज व्हाइट नजर आ रहा था। हालांकि इस मिशन के दौरान वैज्ञानिकों को टाइटन पर एसिटिलीन, ईथेन, प्रोपेन और साथ ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सबूत मिले। इसके साथ ही वॉयेजर मिशन से हमें ये भी पता चला कि टाइटन उपग्रह का एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें मीथेन के कुछ अवशेष मौजूद हैं। वॉयेजर 1 मिशन के दौरान हमें पहली बार टाइटन के सरफेस टेम्परेचर और एयर प्रेशर की सटीक जानकारी मिली। इसके साथ साथ
इसने टाइटन के सटीक रेडियस की भी गणना की, जिससे हमें ये पता चला कि टाइटन असल में हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके साथ ही वॉयेजर मिशन के दौरान टाइटन के नॉर्थ और साउथ पोल के ब्राइटनेस में मौजूद डिफरेंस को भी नोटिस किया गया, जो कि एक सीजनल इफेक्ट था। 1994 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इंफ्रारेड लाइट के कुछ खास कलर की मदद से टाइटन उपग्रह की तस्वीरें ली, जिसकी मदद से वैज्ञानिक इसके डेंस और हीज एटमॉस्फेयर के पार देख पाने में सक्षम थे। इस टेलीस्कोप के द्वारा खींची गई तस्वीरों में वैज्ञानिकों को टाइटन उपग्रह के सरफेस पर विशालकाय ब्राइट और डार्क एरियाज नजर आए, जिसमें कुछ का आकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी बड़ा था। पर ये सभी टाइटन की सतह पर मौजूद लिक्विड हाइड्रोकार्बन के लेक की मौजूदगी को साबित कर पाने के लिए काफी नहीं थे। ऐसे में वैज्ञानिक केवल संभावनाएं ही जता सकते थे कि टाइटन के हेज एटमॉस्फेयर के नीचे क्या क्या मौजूद हो सकता है। पर साल 2004 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा शनि ग्रह पर भेजे गए कैसिनी-हुगेंस मिशन के साथ यह सब बदल गया। कैसिनी-हुगेंस शनि ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इस ग्रह और इसके मून का अध्ययन करने वाला पहला इंसानी मिशन बना। 2004 में शनि ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचने के साथ ही नासा के कैसिनी-हुगेंस मिशन ने टाइटन उपग्रह के क्लोज फ्लाईबाय के जरिए इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2004 को हुगेंस प्रोब मुख्य कैसिनी यान से अलग हुआ और टाइटन पर लैंड होने के लिए उसकी तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। इस मिशन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह टाइटन के हार्ड सरफेस, लिक्विड लेक या किसी प्रकार के दलदल में भी आसानी से लैंड कर सकता था। इस प्रोब में कई प्रकार के खास इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, जो कि टाइटन पर लैंडिंग के दौरान इस उपग्रह के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर की तस्वीरें ले सकने और इसका अध्ययन कर सकने में सक्षम थे। अपनी मुख्य अंतरिक्ष यान से अलग होने के लगभग 22 दिनों के बाद 14 जनवरी 2005 को यह टाइटन के डेंस एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। टाइटन का वायुमंडल इतना घना था कि टाइटन के बाहर से उसकी सतह को देख या उसका चित्र ले पाना संभव ही नहीं हो पाया था। एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने के लगभग 2 घंटे 30 मिनट के बाद यह टाइटन के हार्ड सरफेस पर लैंड करता है। इसके साथ ही यह किसी दूसरे ग्रह के मून पर लैंड करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। इस उपग्रह के एटमॉस्फेयर से गुजरने के दौरान यह स्पेसक्राफ्ट इसके अलग अलग लेयर से होकर गुजरा। आशा के विपरीत हुगेंस लैंडर के उतरने के समय चारों तरफ काफी धुंध थी, किंतु वहां पर इतनी पारदर्शिता भी थी कि हुगेंस में लगे कैमरे 40 किलोमीटर की ऊंचाई से ही सतह के दृश्य को कैमरे में कैद करने लगे। इस दौरान इसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के पास पहुंचाई। टाइटन के वायुमंडल में उसे बिजली कौंधने के यानी कि चमकने के संकेत भी मिले थे। हुगेंस प्रोब जहां उतरा वहां नीची पहाड़ियां और उनके बीच समतल मैदान वाला दृश्य था। हुगेंस टाइटन पर उतरने के दौरान एक पहाड़ के ऊपर से होता हुआ गुजरा था, जिस दौरान इसने नदियों की कटान से जमीन पर बनी हुई रचनाओं को देखा, जो एक समतल मैदान की तरफ बढ़ती जा रही थी। और इन सभी को रिकॉर्ड करते हुए यह लैंडर एक ऐसी जगह पर उतरा जहां पर पहाड़ियों के बीच बड़ी बड़ी चट्टानें बिखरी हुई थी। हुगेंस जहां लैंड हुआ था वहां पर टाइटन की जमीन भीगी हुई किसी रेत की तरह थी और ये जमीन में करीब 10 सेंटीमीटर नीचे तक धंस गया था। हुगेंस में लगे उपकरणों ने टाइटन की हवा में मौजूद तत्वों का विश्लेषण किया, जिससे हमें पता चला कि टाइटन के बादल में मुख्य रूप से मीथेन और ईथेन गैस बहुत ही अधिक मात्रा में मौजूद है और इस उपग्रह पर मीथेन के बड़े बड़े बादल मौजूद हैं, जिनसे मीथेन की वर्षा होती है। टाइटन का औसत तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, जो साइबेरिया में पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान से भी 3 गुना ज्यादा ठंडा है। टाइटन हमारे सूर्य से लगभग 1.4 बिलियन किलोमीटर या फिर यूं कहें कि 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है और यह दूरी इतनी अधिक है कि सूर्य के प्रकाश को भी इस तक पहुंचने में 80 मिनट का समय लग जाता है और सूर्य से इतनी अधिक दूरी पर मौजूद होने की वजह से इसे हमारी पृथ्वी को मिलने वाली सनलाइट की तुलना में 100 गुना कम लाइट मिलती है, जिस वजह से यह इतना ठंडा बना रहता है। टाइटन की हवा में प्रतिध्वनि भी होती है, जिससे पृथ्वी की तरह तरंगें पैदा होती हैं। किंतु हुगेंस प्रोब टाइटन पर लैंड करने के करीब 72 मिनट तक ही एक्टिव रहा और इस दौरान ये टाइटन के सरफेस से जुड़ी कई तस्वीरें और जानकारियां मुख्य स्पेसक्राफ्ट को भेजता रहा, किंतु इसके बाद इसका कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया।
और संपर्क टूटते ही हुगेंस मिशन का अंत हो गया। हुगेंस मिशन ने टाइटन के एटमॉस्फेयर, सरफेस और टाइटन पर मौजूद विशालकाय हाइड्रोकार्बन लेक के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की और इसके साथ ही इसने टाइटन पर एक एक्टिव एटमॉस्फेयर और लिक्विड साइकिल की खोज की, जहां हमारी धरती की तरह ही बादल बनते हैं जिनसे लिक्विड हाइड्रोकार्बन की बारिश होती है। यह लिक्विड हाइड्रोकार्बन टाइटन के सरफेस पर नदियों के रूप में बहता है, जो कि झीलों और सागरों के रूप में इसके सरफेस पर देखा जा सकता है। टाइटन के इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर वैज्ञानिकों की जानकारी सीमित है, लेकिन कैसिनी-हुगेंस मिशन द्वारा जुटाई गई डेटा की मदद से तैयार किए गए मॉडल के अनुसार टाइटन उपग्रह 5 अलग-अलग लेयर से मिलकर बना हो सकता है, जिसमें इसका इनर मोस्ट लेयर इसका कोर है, जिसका डायमीटर 4000 किलोमीटर है और यह रॉक से मिलकर बना हुआ है। इसके कोर के ऊपर एक खास तरह का वाटर आइस सेल मौजूद है, जो कि केवल हाई प्रेशर जगहों में पाया जाता है, और यह हाई प्रेशर आइस एक सॉल्टी लिक्विड वाटर की लेयर से ढका हुआ है। इसके ऊपर एक वाटर आइस की लेयर मौजूद है और इसके ऊपर है इसका आउटर मोस्ट लेयर, जो वाटर आइस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। वैज्ञानिकों को टाइटन के फॉर्मेशन को लेकर बहुत ही कम जानकारी है और वे लगातार इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। टाइटन उपग्रह का एटमॉस्फेयर हमें इसके फॉर्मेशन के बारे में कुछ जानकारी देता है। कैसिनी-हुगेंस मिशन के दौरान इसमें लगाए गए इंस्ट्रूमेंट ने टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 के आइसोटोप की खोज की। इसमें लगाए गए इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें पता चला कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन आइसोटोप का रेशियो ओर्ट क्लाउड में मौजूद कॉमेट्स में पाए जाने वाले आइसोटोप के रेशियो से मिलते जुलते हैं, जिससे वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन का निर्माण हमारे सौरमंडल के अर्ली स्टेज में उसी गैस और डस्ट पार्टिकल में हुआ है जिससे कि हमारे सूर्य का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिक अभी तक हमारे सोलर सिस्टम में 150 से भी अधिक मून की खोज कर चुके हैं, लेकिन इन सभी में टाइटन ही एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिस पर एक थिक एटमॉस्फेयर मौजूद है। टाइटन के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी पृथ्वी की तुलना में 60% अधिक है। क्योंकि टाइटन उपग्रह हमारी पृथ्वी की तुलना में काफी छोटा है, जिस वजह से इसकी ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की तुलना में काफी कम है, केवल 14%, और इतनी कम ग्रेविटी होने की वजह से यह मून अपनी एटमॉस्फेयर को कसकर पकड़कर नहीं रख पाता है और इस वजह से इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तुलना में 10 गुना अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है, लगभग 600 किलोमीटर तक। टाइटन का एटमॉस्फेयर लगभग 95% नाइट्रोजन, 5% मीथेन से मिलकर बना हुआ है और साथ ही इसके एटमॉस्फेयर में कुछ मात्रा में कार्बन कंपाउंड भी मौजूद है। इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन और नाइट्रोजन के रिसाइकलिंग की वजह से एक खास तरह का थिक ऑरेंज कलर के हेज या स्मॉग का निर्माण होता है और इसी डेंस स्मॉग की वजह से धरती पर मौजूद टेलीस्कोप और वॉयेजर जैसे मिशनों में लगे कैमरे इसके एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद इसके सरफेस को देख सकने में नाकाम रहे थे। इसके साथ ही कुछ कार्बन रिच कंपाउंड समय के साथ इसके सरफेस पर जम गए, जो कि देखने में सैंड की तरह लगते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन इसके एटमॉस्फेयर को इतना कॉम्प्लेक्स बना पाती है, किंतु हमारे सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें और शनि ग्रह के मजबूत मैग्नेटिक फील्ड लगातार इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन को कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते रहते हैं। किंतु इसके बावजूद भी इसके एटमॉस्फेयर में इतना मीथेन कहां से आ जाता है, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि टाइटन के सरफेस पर आज भी क्रायोवोल्केनोज मौजूद हो सकते हैं, जो कि मोल्टन रॉक लावा के स्थान पर हॉट आइस वाटर और दूसरे मटेरियल को टाइटन के गर्भ से उसकी सतह पर निकालते होंगे। टाइटन के सरफेस पर बहुत ही कम इम्पैक्ट क्रेटर मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस मून का सरफेस रिलेटिवली काफी यंग है और इसकी सरफेस पर चल रही जियोग्राफिकल एक्टिविटीज ने पुराने इम्पैक्ट क्रेटर को ढक लिया है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने टाइटन के बारे में काफी कुछ जान लिया होगा। तो अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या टाइटन पर मौजूद इन अंडरग्राउंड लिक्विड ओशन और इसके सरफेस पर मौजूद हाइड्रोकार्बन लेक यानी कि मीथेन में किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है या नहीं? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। किसी भी प्लैनेट या मून पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उस पर 3 महत्वपूर्ण बेसिक चीजों का होना अनिवार्य होता है और ये 3 बेसिक चीजें हैं लिक्विड वाटर, एनर्जी और जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ये तीनों बेसिक इंग्रेडिएंट किसी प्लैनेट
या उपग्रह पर सही मात्रा में मौजूद होते हैं तो उस पर जीवन पनपने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। कैसिनी-हुगेंस मिशन के दौरान इस स्पेसक्राफ्ट ने इस उपग्रह का कई बार ग्रेविटी मेजरमेंट किया, जिसमें वैज्ञानिकों को एक बात यह पता चली कि टाइटन के सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर का एक विशालकाय भंडार मौजूद है और इन लिक्विड ओशन में सॉल्ट या अमोनिया मिला हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से यह इतने कम तापमान में आज भी लिक्विड के फॉर्म में बना हुआ है। वहीं हुगेंस प्रोब ने अपनी लैंडिंग के दौरान रेडियो सिग्नल की मदद से टाइटन के सरफेस का अध्ययन किया और इस अध्ययन से भी वैज्ञानिकों को पता चला कि टाइटन के सरफेस से लगभग 55 से 80 किलोमीटर नीचे लिक्विड ओशन के विशाल भंडार मौजूद हो सकते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने टाइटन के सरफेस और एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज भी की है, जो कि जीवन को शुरू करने वाले प्रोटीन, आरएनए और डीएनए के लिए जरूरी होते हैं। वहीं यदि हम टाइटन के एनर्जी सोर्स की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन को एनर्जी मुख्य रूप से इसके कोर में होने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिके से मिलती है। इसके साथ ही इसका दूसरा एनर्जी सोर्स शनि ग्रह का टाइडल हीटिंग भी है। ऐसे में थियोरेटिकली टाइटन के अंडरग्राउंड लिक्विड ओशन में जीवन के पनपने के लिए जरूरी तीनों बेसिक इंग्रेडिएंट लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हो सकते हैं, जिससे इनमें किसी प्रकार का जीवन पनप सकता है। और इन अंडरग्राउंड ओशन का एनवायरनमेंट काफी हद तक हमारी प्राचीन महासागरों की तरह हो सकता है, जिस समय हमारे महासागरों में जीवन की उत्पत्ति हो ही रही थी। टाइटन मून के नॉर्थ और साउथ पोलर रीजन पर हमारे वैज्ञानिकों को क्लाउड फॉर्मेशन का पता चला है। ये क्लाउड मुख्य रूप से मीथेन और ईथेन से बनते हैं, जिससे इसकी सरफेस पर हाइड्रोकार्बन की वर्षा होती है। और जब यह हाइड्रोकार्बन वर्षा के रूप में इस मून पर बरसती है तो मीथेन के हल्के आकार और टाइटन की कम ग्रेविटी की वजह से यहाँ बारिश की बूंदों का साइज किसी फुटबॉल के जैसा होता है। टाइटन पर होने वाली इन हाइड्रोकार्बन रेन की वजह से इसकी सरफेस पर छोटे छोटे रिवर सिस्टम का जन्म होता है, जिसके जरिए लिक्विड हाइड्रोकार्बन इस पर मौजूद बड़े लेक और सागरों तक पहुंचती है। वैज्ञानिकों के द्वारा लगाए गए एक अनुमान के मुताबिक इन लेक्स का आकार कई किलोमीटर और गहराई सैकड़ों मीटर तक होती है। अपने अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि टाइटन मून के नॉर्थ पोल में विंटर सीजन के दौरान ज्यादा विशालकाय हाइड्रोकार्बन लेक्स मौजूद होते हैं। वहीं पर समर सीजन के दौरान इन लेक्स की संख्या और इसका आकार घट जाता है, जिससे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि टाइटन पर विंटर सीजन में लिक्विड हाइड्रोकार्बन की वर्षा होती है और यह समर सीजन में इवेपोरेट होकर इसके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। टाइटन मून के सरफेस पर हमारे वैज्ञानिकों को विशालकाय लिक्विड हाइड्रोकार्बन के लेक्स का पता चलने से यह धरती से परे इकलौता ऐसा सोलर बॉडी बन गया है जिस पर स्टेबल लिक्विड लेक्स बना रहता है। क्रैकन मेयर टाइटन के सरफेस पर खोजा गया अब तक का सबसे विशालकाय लिक्विड भंडार है, जो कि लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह असल में लिक्विड हाइड्रोकार्बन का विशाल भंडार है, जो कि टाइटन के नॉर्थ पोलर रीजन में मौजूद है। कैसिनी मिशन के रडार अल्टीमीटर के द्वारा किए गए इसके अध्ययन में हमें पता चला कि यह विशाल सागर टाइटन पर 100 से लेकर 300 मीटर तक गहरा हो सकता है और वैज्ञानिकों के अनुसार यह टाइटन के दूसरे सबसे विशाल सागर लीजिया मेयर से इंटरनली जुड़ा हो सकता है। वैज्ञानिक लगातार टाइटन के इन हाइड्रोकार्बन लेक से भरी हुई झीलों के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं और लगातार इसके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। कई वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक भी दावा है कि टाइटन की इन झीलों में जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से करोड़ों साल पहले पृथ्वी के समुद्र में पनपा था। किंतु इन हाइड्रोकार्बन लेक में पनपने वाला जीवन हमारी पृथ्वी के समुद्रों में पनपने वाले जीवन की तुलना में बहुत ही अलग होगा और इन जीवों की श्वसन क्रिया पृथ्वी पर पनपने वाले जीवों की श्वसन क्रिया से अलग होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटन की इन लेक्स में जीवन के पनपने की संभावना बहुत ज्यादा है और यहाँ फलने फूलने वाले जीव अपनी ऊर्जा के लिए मीथेन गैस पर निर्भर होकर अपनी जिंदगी जीते होंगे या भविष्य में कभी जीवन पनपा तो मीथेन से अपनी एनर्जी लेंगे। वहाँ पनपने वाले जीव ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन गैस अपने अंदर लेंगे और जहाँ हम ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं और CO2 गैस बाहर निकालते हैं, लगभग उसी तरह से टाइटन मून पर पनपने वाले इन जीवों में एसिटिलीन का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से होगा और भी जीव मीथेन गैस को अपने शरीर से बाहर निकालेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया का उपयोग हमारी पृथ्वी पर भी कुछ जीव करते हैं और ऐसे जीवों को मैथिनोज कहा जाता है। इस प्रकार के जीवन के क्रमागत उन्नति में मीथेन गैस की अहम भूमिका होती है।
हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक की गई खोजों में टाइटन पर किसी भी प्रकार के कोई जीवन के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन अपनी खासियत और पोटेंशियल हैबिटेबल एनवायरनमेंट की वजह से टाइटन आने वाले कई दशकों तक हमारे स्पेस मिशन और अध्ययन का ठिकाना बना रहेगा। वैज्ञानिक टाइटन पर अगली बार ऐसा यान भेजना चाहते हैं जो टाइटन के तरल मीथेन वाली उसकी किसी झील पर उतरे और यान के उतरने से पैदा होने वाली लहरों के बारे में जानकारी भेजे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।